हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म कर दें क्विकली, आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। इज इट एक्सेसिबल टू यू? तो कर देंगे कंफर्म क्विकली, योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो चैट बॉक्स में सिंपली लिख दीजिए AV ऑडियो वीडियो ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, हमारा ये डिस्कशन प्रीवियस सेशन से हम कंटिन्यूशन में कर रहे होंगे। ध्यान रहे, ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, फिर उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। मॉड्यूल ए का जो चैप्टर 4 है, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। इररेवोकेबल कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट जिसमें ये दोनों ही फीचर्स हैं। इररेवोकेबल का भी फीचर है और कंफर्मेशन का भी फीचर है। तो चलिए देखें ये एलसी क्या है। It is an LC which has been confirmed by the bank other than the issuing bank. ये वो लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसको कन्फर्म कर दिया है। किसने कन्फर्म कर दिया है? कि एक और बैंक ने जो इश्यूइंग बैंक नहीं है। तो कन्फर्म करना मीन्स इट इज जस्ट इक्वल टू गिविंग गारंटी फॉर पेमेंट। ये पेमेंट की गारंटी के बराबर रहता है। It is generally exporters bank और बैंक situated in the country of the exporter। आमतौर के ऊपर ये बैंक एक्सपोर्टर का बैंक है, सेलर का बैंक है। और क्योंकि ये सेलर का बैंक है इसीलिए नॉर्मली ये सेलर के कंट्री में ही लोकेटेड रहता है। तो या तो ये सेलर का बैंक है या ये सेलर के कंट्री में लोकेटेड है जिसको सेलर अच्छी तरह से recognize करता है। In this LC, an additional undertaking is inserted to pay on receipt of documents conforming to terms and conditions of LC if issuing bank fails to pay। So इस लेटर ऑफ क्रेडिट में एक एडिशनल प्रॉमिस होता है। और ये प्रॉमिस कौन देता है? ये प्रॉमिस देता है कन्फर्मिंग बैंक। सो कन्फर्मिंग बैंक के द्वारा ये एडिशनल प्रॉमिस है। अंडरटेकिंग क्या है? कि कन्फर्मिंग बैंक पे करेगा अगर डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली आए अकॉर्डिंग टू लेटर ऑफ क्रेडिट टर्म्स एंड कंडीशंस। उस केस में अगर इशूइंग बैंक फेल हो जाता है पे करने में, तो अगर डॉक्यूमेंट हैं प्रॉपर अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट और इशूइंग बैंक पेमेंट नहीं कर पाता, तो उस केस में डॉक्यूमेंट मिलते ही ये बैंक पे करेगा। तो ये एडिशनल अंडरटेकिंग देता है कन्फर्मिंग बैंक। तो इस एलसी को हम कहते हैं कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। कन्फर्मिंग बैंक कैन ऑल्सो बी एडवाइजिंग बैंक। अब कन्फर्मिंग बैंक कौन सा बैंक हो सकता है? तो जैसा हमने यहाँ पे नोट किया, ये बैंक नॉर्मली एक्सपोर्टर के कंट्री में लोकेटेड होगा और ये एडवाइजिंग बैंक भी हो सकता है। which on receipt of a request from issuing bank takes this additional responsibility। अब इसमें एक पार्ट और आ गया, जो कंफर्मेशन ऐड किया जाता है कंफर्मिंग बैंक के द्वारा, वो किसकी रिक्वेस्ट के ऊपर इशू किया जाता है? तो दैट इज ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द इशूइंग बैंक। इशू करने वाला बैंक ये रिक्वेस्ट देता है कन्फर्मिंग बैंक को और फिर कन्फर्मिंग बैंक ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेक करता है। कन्फर्मिंग बैंक हैज टू इन्फॉर्म इशूइंग बैंक इफ इट डज नॉट एग्री टू एड इट्स कंफर्मेशन एंड इट हैज नो ऑब्लिगेशन टू एड कंफर्मेशन टू द अमेंडमेंट्स इशूड देयर आफ्टर। जो कन्फर्मिंग बैंक है वो इशूइंग बैंक ने अगर रिक्वेस्ट किया है कि आप अपनी कंफर्मेशन ऐड कर दीजिए, तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे।
तो it may not agree for adding that confirmation. So क्योंकि confirmation ऐड करना मीन्स एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, गारंटी देना, इसीलिए कन्फर्मिंग बैंक का ये डिस्क्रिशन है कि उसकी कमर्शियल जजमेंट में ये गारंटी देनी चाहिए, ये कन्फर्मेशन ऐड करना चाहिए या नहीं ऐड करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन टू ऐड दिस कन्फर्मेशन, तो ये कन्फर्मेशन देना कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है। और इसी प्रकार से अगर एलसी में अमेंडमेंट किया जाता है तो उस अमेंडमेंट के लिए भी वो कन्फर्मेशन दे, तो ये भी ऑब्लिगेटरी नहीं है। यानी ये एंटायरली कन्फर्मिंग बैंक का डिस्क्रिशन है कि वो कन्फर्मेशन ऐड करता है या कन्फर्मेशन ऐड नहीं करता। Confirming bank looks into various risks involved and takes a decision to add its confirmation. तो confirming बैंक जब भी ये confirmation ऐड करता है, क्योंकि इसमें क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है, तो confirming बैंक इसमें वो सभी एस्पेक्ट्स को देखता है जो एक नॉर्मल क्रेडिट प्रपोजल में देखे जाएंगे, और उसके बाद ही वो डिसीजन लेता है कि confirmation दिया जाए या confirmation नहीं दिया जाए। तो कितने सारे एस्पेक्ट हैं कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। आई होप कि इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। कंफर्मिंग बैंक स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ इशूइंग बैंक एंड परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस ऑफ इशूइंग बैंक। अगर इशूइंग बैंक फेल हो जाता है टू मेक द पेमेंट, तो वर्चुअली हम कह सकते हैं कि इशूइंग बैंक के जो रोल है वो रोल कौन सा बैंक प्ले करेगा, कंफर्मिंग बैंक उस रोल को प्ले करेगा। स्टेप्स इनटू शूज मीन्स द रोल विच वाज टू परफॉर्म बाय इशूइंग बैंक, नाउ दिस रोल विल बी परफॉर्म बाय द कंफर्मिंग बैंक। अब हम बात करते हैं ट्रांसफरेबल एलसीज क्या होते हैं। व्हाट इज अ ट्रांसफरेबल एलसी? A transferable LC is available for transfer in full or in part in favor of any party called second beneficiary other than the beneficiary by advising bank at request of the issuing bank. तो जो ट्रांसफरेबल LC हैं उसके फीचर इस स्टेटमेंट में दिए हुए हैं। क्या फीचर हैं? सो इट इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर, इसको पूरे के पूरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसको पार्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। किसकी फेवर में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा? एनी पार्टी जिसको हम कहेंगे सेकंड बेनिफिशियरी अदर देन ओरिजिनल बेनिफिशियरी। और ये ट्रांसफ़र कौन करता है? एडवाइजिंग बैंक ये ट्रांसफ़र करता है। किसकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर? इशूइंग बैंक की इंस्ट्रक्शन के ऊपर। सो अगर किसी लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर इशूइंग बैंक ने एडवाइजिंग बैंक को ये डायरेक्शन दिया है कि ये एलसी ओरिजिनल बेनिफिशियरी के अलावा पूरे का पूरा या इन पार्ट किसी और पार्टी की फेवर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो फिर एडवाइजिंग बैंक उसको दूसरी पार्टीज की फेवर में ट्रांसफ़र करेगा, तो उस एलसी को हम कहते हैं ट्रांसफरेबल। There can be more than one second beneficiaries and the LC can be split and transferred in favor of more than one second beneficiaries. तो यहाँ पे केवल ये फीचर नहीं है कि इसको फुल अमाउंट या इसका पार्ट अमाउंट ट्रांसफ़र हो सकता है। जो सेकंड बेनिफिशरीज को ट्रांसफ़र किया जाएगा वो बेनिफिशरी सेकंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये 20 लाख रुपीस का एलसी है तो 20 लाख का एलसी में से 12 लाख रुपीस ओरिजिनल बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र किया गया, और इसके अलावा दो और लोग हैं एक्स एंड वाई, इनकी फेवर में लेटर से 5 लाख, इनकी फेवर में लेटर से 3 लाख ये ट्रांसफ़र किया गया, सो दैट टोटल अमाउंट बिकम्स ₹20 lakh. Such second beneficiary cannot further transfer the LC in favor of another party. So beneficiary ने इस LC को ट्रांसफ़र करवा दिया इन फेवर ऑफ एक्स एंड वाई,
क्योंकि बेनिफिशियरी ने इनसे गुड्स परचेज करनी होंगी। लेकिन एक्स या वाई जो इनको ट्रांसफर अमाउंट हुआ है, इसको और किसी पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सच सेकंड बेनिफिशियरी यानी ओरिजिनल बेनिफिशियरी वो एडवाइजिंग बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अदर पार्टीज, लेकिन अदर पार्टीज second beneficiaries, so they cannot get it transferred further. To be transferable, a credit must specifically be made transferable. अगर एलसी को ट्रांसफरेबल बनाना है तो स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा एलसी के ऊपर कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है। तो आई होप ट्रांसफरेबल एलसी को लेकर के ये सारे के सारे एस्पेक्ट हमें क्लियर हो चुके होंगे। और यहाँ पे एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ केवल, तो यहाँ पे हमने बताया है कि ये ट्रांसफरेबल है बाय एडवाइजिंग बैंक, लेकिन बेनिफिशियरी की सहमति के बगैर ये ट्रांसफर्स पॉसिबल नहीं होती हैं। इश्यूइंग बैंक रिक्वेस्ट करता है, डायरेक्ट करता है एडवाइजिंग बैंक को, लेकिन बेनिफिशियरी की कंसेंट उसमें मैंडेटरी है। अब हम बात करेंगे रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट को। एक्सपोर्टर और सेलर कैन रिक्वेस्ट एन एडवांस अमाउंट टू बी ड्रॉन अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट स्टिपुलेटेड इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलसी फ्रॉम नॉमिनेटेड बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक इंडिकेटेड इन द एलसी और एनी अदर बैंक विद हुम क्रेडिट इज अवेलेबल। तो इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर जो बेनिफिशियरी है उसको पैसा कब मिलता है? उसको पैसा मिलता है व्हेन डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड टू नॉमिनेटेड बैंक। डॉक्यूमेंट सबमिट किए बगैर उसको पैसा नहीं मिलता है। लेकिन एलसी में अगर ये प्रोविजन कर दिया जाए कि उसको उन डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट आने से पहले ही अगर उसको कुछ एडवांस मिल जाए तो वो एडवांस को ड्रॉ कर सके। किससे? नॉमिनेटेड बैंक से या नेगोशिएटिंग बैंक से या किसी भी और बैंक से अकॉर्डिंग टू द एलसी। तो उस एलसी को हम कहते हैं रेड क्लॉज एलसी। यानी रेड क्लॉज एलसी में एक्सपोर्टर को सेलर को कुछ पेमेंट का पार्ट एडवांस में अवेलेबल हो जाता है। This advance is to finance manufacture or purchase of goods to be delivered under letter of credit। ये जो एडवांस मिलेगा एक्सपोर्टर को, तो ये एडवांस वो कहाँ यूज़ करेगा? गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या गुड्स को परचेज करने के लिए जो एलसी में डिलीवर करनी है बायर को। द एडवांस इज पेड अगेंस्ट रिसीट। तो ये एडवांस जब उसको मिलेगा तो उसके लिए रिसीट ली जाएगी और एक रिटन अंडरटेकिंग ली जाएगी फ्रॉम द सेलर कि वो सब्सिक्वेंटली ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट एलसी के एक्सपायर होने से पहले पहले डिलीवर करेगा टू द नॉमिनेटेड बैंक। तो यहाँ पे वो एक प्रॉमिस करेगा, एक अंडरटेकिंग देगा और जो एडवांस लिया उसकी रिसीट भी प्रोवाइड करेगा। Red clause LC can provide beneficiary with credit that may not otherwise be available locally or with cheaper financing by having funds advanced by the issuing bank। तो रेड क्लॉज एलसी के अंदर ये प्रोविजन रहता है बेनिफिशियरी के लिए कि बेनिफिशियरी को क्रेडिट मिल जाएगा जो अदरवाइज लोकली उसको अवेलेबल ना हो। और ये क्रेडिट किसके लिए है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स और परचेजिंग द गुड्स फॉर सप्लाइंग द गुड्स टू द इंपोर्टर। और ये फाइनेंस नॉर्मली चीपर रहता है। द फंड्स एडवांस विल बी एडजस्टेड बाय नेगोशिएटिंग बैंक। सो ये जो एडवांस लिया जाएगा अगेंस्ट दिस एलसी फॉर मैन्युफैक्चर और परचेज ऑफ गुड्स, तो ये एडवांस एडजस्ट कैसे होगा? तो ये एडजस्ट किया जाएगा बाय द नेगोशिएटिंग बैंक जब वो डॉक्यूमेंट को नेगोशिएट कर रहा होगा। सो व्हेन डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड एंड गुड्स आर शिप्ड बाय द एक्सपोर्टर। यानी अगर वो 20 लाख का एलसी है और 20 लाख की वैल्यू के डॉक्यूमेंट बने हैं
उसने अगर पहले 8 लाख रुपए का एडवांस ले रखा है तो उसको 12 लाख रुपीस और पे कर देगा नॉमिनेटेड बैंक, और रुपीस 8 लाख वो यूज करेगा फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द फंड्स ऑलरेडी एडवांस्ड टू द बेनिफिशियरी। तो आई एम श्योर ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और अगर ऐसा है तो थोड़ा सा फीडबैक मुझे दे दीजिए कि रेड क्लॉज एलसी को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। और ये कंफर्मेशन आप दे सकते हैं मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि आपकी इन कमेंट्स को रीड करके और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को वॉच करना पसंद करेंगे। In case exporter after taking advance does not fulfill the obligation of export, ऐसा हो सकता है एक्सपोर्टर ने एडवांस ले लिया अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ नंबर 1, लेकिन वो एडवांस लेने के बाद एक्सपोर्ट नहीं करता उन गुड्स को, या वो आता ही नहीं है डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए, तो उस केस में ये रिस्क किसको बियर करना होगा? तो ये रिस्क बियर करना होगा इश्यूइंग बैंक को। सो द बैंक विच हैड इशूड दिस लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी इश्यूइंग बैंक रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर एक एडिशनल रिस्क ले रहा होता है। तो दिस एडिशनल रिस्क इज अंडरटेकन बाय द इश्यूइंग बैंक, हेंस इश्यूइंग बैंक की वो लायबिलिटी होगी, उसका वो लॉस होगा इन केस एक्सपोर्टर डज नॉट सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, आंसर इज नो, इट इज नॉट एनफ। क्योंकि पास करने के लिए एग्जाम को हमें फुल सिलेबस को कवर करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस क्लास की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। सो दिस क्लास इज वेरी वेरी यूजफुल टू इम्प्रूव योर स्कोर। अगर आप अपना स्कोर 40 के ऊपर रुक जाते हैं, 41 के ऊपर रुक जाते हैं, तो उन केसेस में ये आपके स्कोर को ये क्लासेस 50 के पार करवा सकती हैं। इसीलिए इन क्लासेस को आप मिस मत करें, लेकिन फुल सिलेबस की प्रेपरेशन करें। और फुल सिलेबस की प्रेपरेशन अगर आप IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं तो उसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इश्यू नंबर 1, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आती है। आप फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, और इससे आपका लॉट ऑफ टाइम भी कंज्यूम हो जाता है। और इन बुक्स में क्वेश्चंस तो दिए हैं हर चैप्टर के एंड के ऊपर, बट वेरी फ्यू क्वेश्चंस गिवन हैं, तो जिससे आपकी प्रॉपर प्रेपरेशन नहीं हो पाती। और जहाँ तक केस स्टडीज़ की बात है, CIB के एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इन बुक्स में आपको केस स्टडीज़ तो बहुत रेयरली मिलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन में जो हम कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं वो बहुत आसान करके समझाते हैं, जिससे आप उन कॉन्सेप्ट को बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो जिससे आपकी ये दोनों ही इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, और फिर आप पूरे सिलेबस को भी कवर कर पाते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारे केस स्टडी के पैकेज में आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाएंगी, जिससे आपका केस स्टडीज़ का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। तो इनको यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करना होगा हमारी ऐप को। सो हमारी ऐप को यूज़ करें, जिनमें ऑल दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। इसके अलावा ये फैसिलिटी हमारी वेबसाइट के थ्रू भी अवेलेबल है, तो हमारी वेबसाइट को लॉग इन करके इसके कोर्सेज पेज में जाइए और इन फैसिलिटीज़ को अवेल करें। अब हम बात करेंगे जो कुछ हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। व्हाट इज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवोकेबल एलसी? जो रेवोकेबल एलसी हैं, जिनको कैंसिल किया जा सकता है, उनका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट, इट रिक्वायर्स कंसेंट फ्रॉम ऑल पार्टीज फॉर कैंसिलेशन, इट कैन नॉट बी अमेंडेड,
it is not issued and accepted. The issuing bank is not liable for compensation if documents are taken up. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है कि वो करेक्ट स्टेटमेंट है जो एक की करेक्टरिस्टिक्स है रेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट का? तो देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर बनता है। सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करेंगे। इट रिक्वायर्स कंसेंट फ्रॉम ऑल पार्टीज, नो, ये तो गलत हो गया है। इट डज नॉट रिक्वायर। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इसको अमेंड किया जा सकता है, तो दिस ऑल्सो इज रॉन्ग। इश्यूइंग बैंक लायबल नहीं होगा फॉर कंपनसेशन इफ डॉक्यूमेंट्स आर टेकन अप, नो, वो तो लायबल होगा, सो दिस ऑल्सो इज रॉन्ग। इट इज नॉट इशूड एंड नॉट एक्सेप्टेड, यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि ये अनसर्टनिटी क्रिएट करता है, इसीलिए कोई भी पार्टी इस प्रकार के एलसी को ना तो इशू करती है ना उनको एक्सेप्ट करती हैं। अंडर रेवोकेबल एलसी व्हेन इशूइंग बैंक लायबल टू कॉम्पनसेट द नेगोशिएटिंग बैंक, रेवोकेबल एलसी के अंदर इशूइंग बैंक की लायबिलिटी कब हो जाती है? टू मेक कॉम्पनसेशन टू द नेगोशिएटिंग बैंक ओनली इफ एलसी इज फुल्ली यूटिलाइज्ड prior to receipt of a cancellation notice. After negotiating bank cancels the LC when LC is amended, तो वो सिचुएशन कौन सी है जब उसको कॉम्पनसेट करना होगा? तो what is that situation when issuing bank is liable to make compensation to the negotiating bank? So only if LC is fully utilized prior to receipt of cancellation notice, after negotiating bank cancels the LC when LC is amended. तो कब लायबिलिटी होगी? सो लायबिलिटी होगी उस केस में prior to receipt of cancellation notice, जब नेगोशिएटिंग बैंक ने डॉक्यूमेंट टेक अप कर लिए हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है। जब डॉक्यूमेंट नेगोशिएटिंग बैंक ऑलरेडी नेगोशिएट कर चुका हो पार्टली या फुली और उसको नोटिस मिला है आफ्टर मेकिंग दैट नेगोशिएशन, तो उस केस में कॉम्पनसेशन देना होगा बाय इशूइंग बैंक टू द नेगोशिएटिंग बैंक। What is the characteristics of irrevocable LC under UCP 600? UPCP 600 में irrevocable LC का characteristics क्या माना गया है? It can be amended without consent of the opener. It requires confirmation from negotiating bank. Issuing bank is not committed to payment. It automatically becomes irrevocable if LC is silent. तो कौन सा इसमें करेक्टरिस्टिक्स हमें करेक्ट लगता है इररेवोकेबल एलसी को लेकर के? तो यस, सभी ऑप्शंस को केयरफुली देखें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। विच ऑप्शन अपीयर्स टू बी करेक्ट? कौन सी ऑप्शन सही लगती है? इट कैन बी अमेंडेड, नो, इररेवोकेबल है तो अमेंडमेंट नहीं हो सकती विदाउट कंसेंट, सो दिस इज रॉन्ग। रिक्वायर्स कंफर्मेशन फ्रॉम नेगोशिएटिंग बैंक, नो, वहां से तो जरूरत ही नहीं है। इशूइंग बैंक इज नॉट कमिटेड, नो, इशूइंग बैंक की तो इसमें फर्म कमिटमेंट रहती है। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इररेवोकेबल इफ एलसी इज साइलेंट, अगर एलसी में कुछ नहीं लिखा जाता तो इसको इररेवोकेबल माना जाएगा। यस, दिस इज करेक्ट। In an irrevocable LC who needs to provide consent for any amendment or cancellation, irrevocable LC में किसकी कंसेंट की जरूरत पड़ती है अगर उसमें अमेंडमेंट करनी हो या उसको कैंसिल करना हो? ओनली द इशूइंग बैंक, द बेनिफिशियरी एंड द ओपनर, द कंफर्मिंग बैंक इफ एनी, ओनली नेगोशिएटिंग बैंक। तो हमने यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करना है किसकी कंफर्मेशन की, किसकी कंसेंट की जरूरत पड़ेगी अगर एलसी को अमेंड करना हो, कैंसिल करना हो इन केस ऑफ इररेवोकेबल एलसी। तो हुज कंसेंट इज रिक्वायर्ड? 3 पार्टीज की कंसेंट रहती है। बेनिफिशियरी की कंसेंट चाहिए,
ओपनर यानी जो बायर है उसकी कंसेंट चाहिए, कन्फर्मिंग बैंक की कंसेंट चाहिए। तो बी एंड सी आंसर्स दोनों मिलकर के हमारा कंप्लीट आंसर बनते हैं। हालांकि आंसर इसमें बी दिया, लेकिन इस बी आंसर को हम एक्सपेंड करेंगे तो इट इज़ बी एंड सी बोथ, क्योंकि अगर उसमें कोई कन्फर्मिंग बैंक है तो उसे भी कन्फर्म करना होगा, उसे भी कंसेंट देनी होगी। What is the primary commitment of issuing bank in irrevocable LC? Irrevocable LC में primary commitment क्या रहती है issuing bank की? To compensate the beneficiary, to pay or reimburse negotiating bank, to cancel the LC upon request, to amend the LC according to beneficiary's request. तो हमने बताना है प्राइमरी कमिटमेंट क्या रहती है इशूइंग बैंक की irrevocable LC के अंदर। Yes, what will be our answer? Question number 5, what shall be our answer? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा टू पे और रीइंबर्स द नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक को पे करना या उसको रीइंबर्समेंट करना, सो ये प्राइमरी कमिटमेंट है। Under UCP 600, what must be mentioned in the body of LC to make it cancelable or amendable? UCP 600 के मुताबिक LC की बॉडी के अंदर क्या मेंशन करना होगा कि अगर हमें बताना चाहें कि ये कैंसिलेबल या अमेंडेबल है। कन्फर्मिंग बैंक कंसेंट ऐड करनी होगी, बेनिफिशरीज की अप्रूवल ऐड करनी होगी, वर्ड रेवोकेबल लिखने होंगे या ओपनर के सिग्नेचर चाहिए होंगे। तो इसमें से क्या मेंशन करना होगा? What must be mentioned in the body of LC to make it cancelable or amendable? तो these words are required to be mentioned. Revocable words specifically mention करने होंगे। अगर कुछ LC में मेंशन नहीं होता तो LC को irrevocable कंसिडर किया जाता है। What is an irrevocable confirmed LC? Irrevocable confirmed LC क्या है? LC issued by exporters bank, LC confirmed by confirming bank, LC with no additional undertaking या LC with changeable confirmation status. So question number 7 क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? What is the answer for question number 7? तो ये वो LC है जिसको कंफर्म करता है कन्फर्मिंग बैंक। So this LC is confirmed by confirming bank. So this is our option answer. Confirm करना means virtually giving a guarantee on behalf of issuing bank. Who typically confirms an irrevocable confirmed letter of credit? तो ये कंफर्मेशन आमतौर के ऊपर कौन देता है? इंपोर्टर का बैंक, इशूइंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक या एडवाइजिंग बैंक? तो हु टिपिकली कन्फर्म्स दिस? तो ये कंफर्मेशन कौन ऐड करता है? तो इट इज इशूड बाय कन्फर्मिंग बैंक, और कन्फर्मिंग बैंक नॉर्मली एक्सपोर्टर का बैंक रहता है। What additional undertaking is inserted in irrevocable confirmed letter of credit? Irrevocable confirmed letter of credit में क्या additional undertaking insert होती है? Payment upon shipment का, payment on exporter's request, payment on receipt of document conforming to LC, payment after confirmation by advising bank। तो इनमें से कौन सी एडिशनल अंडरटेकिंग इंसर्ट की जाएगी इन कंफर्म्ड इररेवोकेबल LC? क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? तो आंसर रहेगा पेमेंट ऑन रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट कंफॉर्मिंग टू LC। जो डॉक्यूमेंट LC के मुताबिक हैं अगर वो आएंगे तभी पेमेंट किया जाएगा। What happens if confirming bank does not agree to add its confirmation to irrevocable LC? तो अगर confirming बैंक एग्री नहीं करता अपनी confirmation ऐड करने के लिए तो उस केस में क्या हैपन होगा?
confirming bank must add. Issuing bank is obliged to find another confirming bank. Confirming bank has no obligation to add this confirmation to subsequent amendment. या confirming bank loses its advising bank status. तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या हमारा ऑप्शन आंसर बनता है? उसको कंफर्मेशन ऐड करनी ही होगी. नो, दिस इज नॉट मैंडेटरी. इश्यूइंग बैंक कोई और बैंक तलाश करेगा तो ये भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं बनता. कन्फर्मिंग बैंक का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता टू ऐड कन्फर्मेशन. अगर सब्सिक्वेंटली कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो दिस इज अ करेक्ट वन. कन्फर्मिंग बैंक लूजेस एडवाइजिंग बैंक स्टेटस, तो ये भी ठीक नहीं है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम उसको वहीं पे सूटेबली आंसर कर देंगे. अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए आप हमारे इस ईमेल आईडी के ऊपर अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं. आज का ये सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो डिसलाइक इसे ज़रूर करना, लेकिन अगर आपको ये यूज़फुल लगा, हमने इसमें कई ऐसे एस्पेक्ट डिस्कस किए, तो फिर लाइक करने में संकोच ना करें. अगर हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम आपने इसके ऊपर स्पेंड किया है वॉच करने के लिए, तो कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे इसे लाइक करने में, तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से बहुत सारे और स्टूडेंट्स को मौका मिलता है यूट्यूब के थ्रू इसको वॉच करने का. इसके लिंक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आप हमारी किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन मिस ना करें. तो चलिए आज की क्लास को अब हम वाइंड अप करते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट.